हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लिया। हालांकि बुक में आपको ये चैप्टर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दोनों को साथ कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि कैथोड रे क्या होता है। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। गामा रे किसके समान होता है। तो बीटा रे के। बीटा रे फास्ट मूविंग क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजुअल रेंज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा सीरीज विजुअल रेंज में होता है। तो वो होता है बाल्मर सीरीज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजरमेंट है। तो एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम फोटोन की एनर्जी को मेजर करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज आप लोग जानते होंगे 1.6 10⁻⁻19 होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट दूसरी है, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 C/kg। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ इथेनॉल। थोरियम का एटम है, ये दिया हुआ है मास नंबर और ये दिया हुआ है आपको एटॉमिक नंबर। तो आप जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा 230 - 19 140 हो जाएगा। पहला एटम का पहला मॉडल 1898 में किसने दिया था। जे थॉमसन ने। रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस की साइज़ क्या होगी। तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर ऑर्डर की होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बोर मॉडल ऑफ एटम। जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पूरी तरह से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसके बाद बोर मॉडल ऑफ एटम आया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होती है। इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो Ta = 1/λ। इन एन एटम द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ऊपर रखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे रखेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दोनों का जब रेशियो करेंगे तो क्या आएगा रेशियो। तो 10⁵ हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है। तो -E/8πε0 × r। यहाँ पे माइनस इसलिए होता है, माइनस साइन बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड है और न्यूक्लियस को लीव नहीं कर सकता है। यहाँ है कि यहाँ पे किस सिस्टम में विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट भी मिनिमम। किस सिस्टम में फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो मिनिमम होगा। तो डबली आयनाइड लिथियम में। 15 नंबर है कि व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड। जब हम किसी एटॉमिक गैस और वेपर को किसी लो प्रेशर पे एक्साइटेड करते हैं, एक्साइट कैसे किया जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देते हैं, तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है। तो उस समय इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ पूछा जा रहा है कि बोर ने जो मॉडल बनाया था हाइड्रोजन एटम का, उसमें ये एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट का क्या था। तो h/π। फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, पहला स्पेक्ट्रल सीरीज का डिस्कवर किसने किया था। तो बाल्मर ने। 18 नंबर है कि इसमें से अल्फा डीके कौन दिखा रहा है। देखिए, ये है एलिमेंट, ये है मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि जब भी अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 के रेशियो से एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ ये एक एटम है, एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। यहाँ पे मास नंबर क्या होता है अल्फा डीके में, बाय 4 ये घट जाता है और एटॉमिक नंबर बाय 2 रिड्यूस हो जाता है। तो पहला नंबर जो है वो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है कि यहाँ इनमें से आपको कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से विजुअल रेंज में कौन आता है। तो विजुअल रेंज में आता है बाल्मर सीरीज। आगे बढ़ते हैं। गीगर मार्सडन स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है वह पाथ जो कि कोई भी पार्टिकल फॉलो करता है मूव करने के लिए। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट थी, यानी अल्फा पार्टिकल ने जो मूवमेंट अपना मूविंग जो उन्होंने अपना पाथ सेलेक्ट किया था मूव करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करती थी। तो इम्पैक्ट पैरामीटर पर।
बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लोएस्ट ऑर्बिट करेस्पॉन्ड टू। बोर के हाइड्रोजन एटम में लोएस्ट ऑर्बिट किसके कॉरेस्पॉन्ड थी, तो मिनिमम एनर्जी के। यहाँ पूछा जा रहा है कि इफ़ देयर आर n एटम्स इन सोर्स ऑफ लेजर लाइट, अगर लेजर लाइट के सोर्स में n एटम्स है और प्रत्येक एटम लाइट को इमिट कर रहा है और उसकी डेंसिटी I है, तो टोटल इंटेंसिटी कितना ये प्रोड्यूस करेगा, तो n²I। यहाँ पे है कि अगर इफ़ 13.6 कहा जा रहा है कि अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर करती है हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ने के लिए, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे E की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो E का फॉर्मूला होता है -KE/2R। R को हम इधर लेके आ जाएंगे तो बचेगा KE²/2E। सारी वैल्यू दी गई है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। इनमें से पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन नहीं है, तो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह है अल्फा पार्टिकल विच इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। 25 नंबर है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी हाइड्रोजन एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी ज़रूरी पड़ती है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्रोनिम लेज़र स्टैंड फॉर, एक्रोनिम का मतलब है कि आपको लेज़र का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका मतलब होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पासचन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। पासचन सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, तो 820 नैनोमीटर। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल, एक हाइड्रोजन एटम है और जब वो अपने ग्राउंड लेवल पे है, शुरुआती दौर पे है, तो वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और उसे एक्साइट करते हैं n = 4 लेवल, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, तो 970 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पूछा जा रहा है कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 3.1 × 10⁻15 और हर्ज हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है। फिर है कि द सिंपलर बोर ए मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू He4 एटम। बोर मॉडल का जो सिंपलर फॉर्म आया वो He4 एटम यानी हीलियम 4 एटम पे नहीं लागू हो पाया, क्योंकि He4 हैज़ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ए सेट ऑफ एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट डीके, कोई भी एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में, तो वो डीके करना कब शुरू करेगा, इन जनरल टू एनी ऑफ द स्टेट्स विथ लोअर एनर्जी, यानी जब उसकी एनर्जी लोअर होगी और वो किसी भी स्टेट में जब होगा। फिर है इफ E is the energy of nth orbit of hydrogen atom, the energy of nth orbit, अगर nth orbit के हाइड्रोजन एटम की एनर्जी E है तो nth orbit of हीलियम एटम की एनर्जी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 4E। मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू H एटम इन ग्राउंड स्टेट, वह मिनिमम एनर्जी आपको बताना है जो कि H एटम में दी जाएगी ग्राउंड स्टेट में, ताकि ये HY लाइन बाल्मर सीरीज में प्रोड्यूस कर सके, तो ये हो जाएगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कोई भी एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस से, लेकिन कितने के फैक्टर से, तो 10⁻15 के फैक्टर से। सोलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो Sc/λ, ये फॉर्मूला होता है। मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा h/2π। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है, तो E2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा E2। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन यानी बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, तो h म्यू यहाँ पे है, तो E1 माइनस E2। सोलर एनर्जी की सोर्स क्या है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट,
बोर के पहले ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लाइमन लास्ट लाइन, लाइमन के लास्ट लाइन का एक्साइटेड एनर्जी क्या होगा? तो जिसका एक्साइटेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा और लास्ट एब्जॉर्प्शन लाइन के भी बराबर होगा, बोथ ए एंड बी। बोर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एटम, बोर के जो बेसिक आइडिया थी जो उन्होंने एटम में बताया और जो उन्होंने बताया कि फोटोन में इमिशन कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन क्या थी, हायर लेवल से लोअर लेवल, इसको एक्सपेरिमेंट से किन्होंने प्रूफ कर दिया था? तो फ्रैंक और हर्ज ने। इन्होंने बोर के बेसिक आइडिया को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था। आगे है एन एटम स्टेज इन एन एक्साइटेड स्टेट फॉर अबाउट, कोई भी एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में कब तक रह सकता है? तो 10 नैनोसेकेंड तक। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है? 931 MeV के। किसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल स्पेशल लाइन की स्प्लिटिंग होती है? तो जीमन ने। आप लोग जीमन इफेक्ट के बारे में भी पढ़े होंगे। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो 1.00866 U। आइसोबार में क्या सेम होता है? तो आइसोबार में मास नंबर सेम होता है और A जो है वो मास नंबर का सिंबल है। आइसोटोन में क्या सेम होता है? तो आइसोटोन में N यानी न्यूट्रॉन सेम होता है। किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है? तो इन तीनों में से किसी पे भी नहीं। इलेक्ट्रॉन स्पिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो अलेम्बेक और गॉडस्पिट ने। यहाँ एक प्रिंसिपल है कि क्वांटम ऑर्बिटल कैनॉट बी ऑक्यूपाइड बाय मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्वांटम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। ये किसने दिया था? तो पॉली ने। फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के आयोनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होती है? तो 3.4 या उससे कम। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? तो जोलियट ने। बीटा डीके क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा डीके आइसोबार प्रोड्यूस करेगा, यानी वैसे एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा जिसके मास नंबर सेम होते हैं। फिर है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किन्होंने किया था डिस्कवर? तो बिक्यूरेल ने। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियाई किसने डिस्कवर की थी? रदरफोर्ड ने। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, यानी वह एनर्जी जो कि मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट समान ही होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हीलियम की कितनी है? तो 28.3 MeV। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 2.22 MeV। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम, ये ग्रेटर है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस से, कितने के फैक्टर से? तो 10⁻15 के फैक्टर से। आगे है फॉर हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ एनर्जी इन इज फर्स्ट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका रेशियो हो जाएगा 4/9। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सरे से जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की एक्सरे निकलती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वोल्टेज पे। ट्यूब पे जितना वोल्टेज अप्लाई होता है उस पे। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है? तो c/137। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो 1.66 × 10⁻⁻27। यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम का मास नंबर है और ये 92 एटॉमिक नंबर है। इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन 0 होता है। चैडविक को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था 1935 में, किसके खोज के लिए? तो न्यूट्रॉन के खोज के लिए। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? तो 10⁻17 kg/m³। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से इमिट करता है, निकलता है, उसका न्यूक्लियाई किसका रहता है? तो हीलियम का। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिकेज एन टाइम इट्स मीन लाइफ, तो एन किसके बराबर होता है? तो 0.6930 के। रदरफोर्ड किसका यूनिट है? रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है। अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस की एक युकावा थ्योरी होती है। युकावा थ्योरी का एक दूसरा नाम भी होता है
ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन, उसका कहना है कि न्यूक्लियन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स आया है वो किसके एक्सचेंज के कारण आया है, तो मिशंस के। एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, दोनों का मास 0.53 MeV के समान है। वो दोनों एनिहाइलेट करते हैं और एक फोटोन बनाते हैं, तो उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी क्या होगी, तो 1.06 MeV। गामा रे की वेवलेंथ कितने के ऑर्डर की होती है, तो 10⁻⁻11 मीटर। यहाँ है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, आपको फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस दिया गया है, तो सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, यहाँ पे पहला का है तो दूसरा का भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4a0। इसमें से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा ऐसा सीरीज है जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई नहीं करता है, तो ये है लाइमन सीरीज। यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आपके पास फॉर्मूला है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फुल वेव रेक्टिफायर किसका यूज करता है, तो इसमें 2 डायोड का यूज होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर फॉर ए स्पेसिमेन आर Z and A, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी आपके पास स्पेसिमेन है उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। एक न्यूक्लियस है जिसका एलिमेंट है, यहाँ देखिए ये एलिमेंट है, ये है 202 मास नंबर, 84 है एटॉमिक नंबर। ये पहले अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, उसके बाद बीटा पार्टिकल इमिट करेगा, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना बचेगा, इसका एटॉमिक नंबर 82 बच जाएगा, क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल करेगा तो इसकी कुछ अंक से इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो घटती है, लेकिन फिर ये बीटा पार्टिकल करेगा तो जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये 82 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जब भी किसी एलिमेंट को अल्फा डीके कराते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितने से घट जाता है, तो 2 से। लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस यहाँ कौन है, तो हीलियम का। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है, तो नंबर C 2.29 10⁻70 kg/m³। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एटम के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो देखिए हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है, 9 × 10⁻13 जूल। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा रेडिएशन से इमिट कर रहा है यानी निकल रहा है, तो वो किससे ओरिजिनेट हो रहा है, तो डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, ये होता है 10⁻17 kg/m³। क्योंकि इसमें 2 चैप्टर को मिलाया गया है इसलिए ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा है। फिर है कि हाफ लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, तो ये हो जाता है T12 बराबर 0.693/λ। इसमें से है कि इन सब में से कौन सा इमिट नहीं हो सकता है बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये होता है प्रोटॉन। मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ 30 दिन की है, तो उसे 3/4 अपने ओरिजिनल मास में डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे 60 दिन लगेगा। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सही है, तो हीलियम न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम का मास नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है। जब भी इसे अल्फ़ा पार्टिकल से डीके कराया जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 2 से घट जाएगा, तो एटॉमिक नंबर ये 92 था तो ये 90 हो गया, और जो मास नंबर रहता है वो बाय 4 घट जाता है, तो 238 से 234 सॉरी ये नहीं होगा। उसकी जो यहाँ पे यूरेनियम ये होता तो यही है, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम को रिसेंबल तब ये नहीं करेगा। अगर ये यूरेनियम रहता तभी तो ये 238 और 92 हो जाता, तब ये थोरियम को रिसेंबल करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 से घटा, मास नंबर 4 से घटा, तो 234 हो गया और तब ये बन जाता है थोरियम। फिर है कि एक 280 ओल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और उसका 280 डे हो गया, वो 6000 DPS दिखा रहा है। 140 दिन के बाद
उसकी एक्टिविटी 3000 DPS हो जाएगी, तो उसकी इनिशियल एक्टिविटी कितनी रह जाती है। तो इसकी इनिशियल एक्टिविटी जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए 280 डे है, यहाँ पे 140 डे है। 140 को आप दोगुना करेंगे तो आपको 280 मिल जाएगा, 42 या 28। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये 1 हाफ लाइफ है तो यहाँ पर ये 2 हाफ लाइफ हो गई। तो 2 हाफ लाइफ से पहले इसकी एक्टिविटी कितनी थी, तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू 6000, तो ये हो जाएगा 24 DPS। फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी इजीली बी स्लो डाउन बाय। फास्ट न्यूट्रॉन जब रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं तो हम उसे किससे पास करा देते हैं, तो बाय पासिंग देम थ्रू वाटर। इस सीरीज को आपको पूरा करना है तो यहाँ पे देखिए He6 और यहाँ पे E+ आ गया, Li+6, तो ये हो जाता है न्यूट्रिनो। लाइट एनर्जी जो कि स्टार निकालता है, स्टार इमिट करता है, वो किसके कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियाई ज्वाइन करते हैं। कार्बन डेटिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। जब भी कभी हमें फॉसिल की एज निकालनी पड़ती है, जो कि आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे, तो हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ देयर एज इन द ईयर ऑफ ऑर्डर, यानी कि कितने के ऑर्डर में उनका एज होना चाहिए, तो 10 to the power 4 के। फिर है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स की हाफ लाइफ अगर एक्स है तो वो दूसरे के मीन लाइफ वाई के बराबर है। तो इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, यानी शुरू में उनके पास सेम नंबर ऑफ एटम थे। तब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है एक्स से ज़्यादा जल्दी डिके हुआ। फिर है ड्यूटोरियम की अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है तो इसका एटॉमिक मास यूनिट में मास डिफेक्ट कितना होगा, तो 0.0024। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के तब तक आप यहाँ तक ऑब्जेक्टिव देखिए और दूसरे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव आप इस चैनल पर देख सकते हैं।